श्री प्रदीप बिहारी जी से विषय विशेषज्ञों की राय में आज हम इनके पास आए हुए हैं, इनसे बात कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि लोक गाथा में शास्त्रीय देवी देवताओं जैसे दुर्गा काली की चर्चा का क्या महत्व है? लोक और शास्त्र के बीच में कोई संबंध है या ऐसे ही ये चर्चा है या इसका कोई विशेष महत्व है? क्योंकि एक तो जो दो तरीके के शास्त्रीय लोग होते हैं जो शास्त्र के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो लोक, जो उसकी अपनी संस्कृति होती है, उसकी अपनी बात होती है। लेकिन देखा गया है कि उनकी लोक गाथाओं में भी काली, दुर्गा या कृष्ण राम की चर्चा आती है, शिव की चर्चा आती है, और वो अच्छे से उसके कैरेक्टर के रूप में इस्टेब्लिश होता है इन गाथाओं में। तो इन दोनों के बीच का कोई संबंध है या इसका क्या महत्व है? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी संस्कृति है और जहाँ से चलन शुरू हुआ है, तो चलन शुरू होने में धार्मिक बातें जो आती है, जो हमारे यूँ कहीं संस्कार में रचा बसा हुआ, ये बातें रची बसी हुई हैं। जब भी हम पैदा लेते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि हम ये धर्म के हैं, हमारे आदि देवता ये हैं। तो इस तरह के परिवेश से और इस परिवेश को व्यक्ति के परिवेश में न लेकर के पौराणिक समाज के परिवेश में जब हम देखते हैं तो लगता है कि पूरा का पूरा समाज उसी परिवेश से चला है। अब स्थिति आती है कि शास्त्रीयता को कितने सरलीकृत करके बातें कही जा सके, तो उस सरलीकरण का एक प्रयास जो है उसका स्वरूप लोक में आया। मेरी मान्यता है। जैसे लोक जब भी है तो लोगों के श्रवण से, दंत कथा से, इसका बहुत पुराना जो फॉर्म है, कहीं उसका स्क्रिप्टिंग फॉर्म है नहीं। इस तरह से जब आता गया और उस समय की जो देश काल तक उस समय जो रही होगी, देश काल की परिस्थिति जो रही होगी, उन परिस्थितियों का हम जब आकलन करते हैं, वहाँ का जो सामाजिक और या समाजशास्त्रीय विश्लेषण की ओर हम जब आते हैं तो देखते हैं कि धर्म एक प्रमुख तत्व होकर के उस समय में उभरा। और धर्म के कुप्रभाव आदि जैसे जैसे हम विकसित होते गए, उस समय हमने देखा कि इसके कुप्रभाव क्या हैं और सुप्रभाव क्या हैं। उस समय तो एकमात्र धर्म ही हुआ करता था, नैतिकता ही हुआ करती थी, जिन चीज़ों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाना होता था। और शास्त्रीय बातें समझने की जो एक लेवल होता है, वो लेवल शिक्षा का उस तरह पूरा का प्रचार प्रसार नहीं था। एक खास वर्ग के लोग, एक खास ढंग के लोग पढ़ाई करते थे। तो मुझे लगता है कि उस समय यह आवश्यकता रही होगी कि लोक गाथाओं के द्वारा हर एक वर्ग के लोगों को ये बातें समझाई जाए कि आपका आचरण का परिमाप यह है, आप जो अच्छे आचरण करते हैं उसका परिणाम ये है। और ये सब कुछ नाप तोल के बताया जाता था कि आप ऐसा करेंगे तो ये होगा, और जिसके कारण लोक गाथाओं में धर्म की चर्चा, देवी देवताओं की चर्चा अधिक से अधिक होने लगे, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और भी देखने को मिलता है कि जैसे एक लोक गाथा है तो उसकी कई कंठ प्रतियाँ हैं। मतलब एक लोक गाथा को कई लोग गाते हैं, और जब कई लोग गाते हैं तो सबका अलग अलग रूप होता है। जैसे जो गाथा, एक ही गाथा है, वो जो सीतामढ़ी में गाई जाती है, वो मधुबनी में आके डिफरेंट हो जाता है, नेपाल में जाके कुछ और हो जाता है, या बेगूसराय में आके कुछ और हो जाता है। तो ये जो अलग अलग कंठ प्रतियाँ हैं, ये लोक परंपरा की क्या कोई इसका कोई महत्व है या कोई खासियत है? इसकी कोई अवधारणाएं हैं? खासियत इसकी यह है कि जो जहाँ जहाँ भाषा को हम एक भाषा लें, हम बोलियों को जब देखें, जो जिन भाषा में जो बोलियाँ बोली जाती हैं और जिस तरह से उन बोलियों का अंतर होता जाता है, जो बदलाव जगह के अनुसार जो बदलाव होता है, वैसी बातें आती है। वैसे आप थिएटर में भी कहते हैं, जो टून्स हैं, जो टून्स बदलते जाते हैं, टोन्स बदलने के कारण उसके स्थानिक महत्व कुछ होते हैं, कुछ पुट स्थानिकता का पुट उसमें आता है। जैसे आपने सीतामढ़ी में कहा, एक ही भाषा में देखें कि जब मधुबनी में मैथिली में हम बोलते हैं, सीतामढ़ी में बोलते हैं और बेगूसराय में बोलते हैं, तीनों जगह की मूल भाषा तो वही है, पर बोलने का ढंग जो है, और कई शब्द ऐसे हैं
जो कहीं कुछ क्षेत्र में वो शब्द प्रचलित हैं या कहीं वो प्रचलित नहीं। उसके स्टोरी लाइन में भी परिवर्तन होता है। हाँ, तो स्टोरी लाइन के परिवर्तन की बात यह है कि वहाँ का जो परिवेशगत बातें होती है वो कहीं से कहीं स्टोरी में आकर होता है। दूसरी बात एक यह है, ये चूँकि ये लोक गाथाओं का लेखन शुरुआती दौर में नहीं हुआ, अब हम लोग इसको समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, इसका एक फॉर्मेट बना रहे हैं। उस समय ये जब नहीं हुआ करता था तो स्वाभाविक है कि मैन टू मैन जब जहाँ जाएगा तो कुछ बदलाव होता है। एक ही बात को कहने में जो बदलाव है, 15 आदमी यदि एक ही बात को कहे तो बहुत दिन तक वो बात बदल जाती है। मुझे लगता है कि इस तरह का बदलाव आया। पर मूल जो किसी भी लोक गाथा का, आप जैसे दीनाभद्री की बात अब कर रहे थे, तो नेपाल में जो दीनाभद्री की स्थिति है या उसका जो स्वरूप है और बिहार में जो स्वरूप है, तो उत्स जो लोक गाथा का है, जो टारगेट उसकी है, वो टारगेट एक ही है, पर कहने का ढंग, कहानियों में जो एलिमेंट्स, कहानी में जो एक एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी जिसको आप कहते हैं, तो वो एलिमेंट्स बदलते जाते हैं, पर मेन लाइन कहानी की मुझे नहीं लगता जो बदला है। जैसे मैं आपको कहूँ, एक झिझिया लोक नृत्य है, लोक नृत्य की बात थोड़ी करता हूँ, जो हर एक जगह अलग अलग ढंग से प्रदर्शन इसका होता है, पर मूल बात तो एक ही कही जाती है, जो आप नेपाल में करें या बिहार में करें या जहाँ करें, यही। अच्छा सर, एक दो तीन चीज़ें और है कि अपने मिथिला की लोक गाथाओं में बेतिया, मोरंग, कामरूप, और ये कामरू कामाख्या जो है, बंगाल, ये इस तरह की, यानी यहाँ तक कि दीनाभद्री की लोक गाथा में मक्का का भी चर्चा है इसकी भी। तो ये क्या, इसका क्या कोई सांकेतिक महत्व है या इसका कोई यथार्थ महत्व है? ये इस तरह की गाथाओं आते रहते हैं। ये लोक गाथाएं जितनी हैं और उस समय के जो लोग थे, तो वहाँ उसमें कुछ फैंटेसी, मैं समझता हूँ आज के समय की जो हम फैंटेसी कहते हैं, वो फैंटेसी वहाँ हुआ करती थी। अच्छा। और मान्यता जो है वह तंत्र की मान्यता है। जैसे ही देवी देवताओं पर आप जाएंगे, धर्म पर जाएंगे, तो उसका जस्ट उसके बगल में, उसके साथ साथ आनुषांगिक होकर के तंत्र चलता है। तो तंत्र का जहाँ महत्व होता है और लोग समझते हैं कि तंत्र से हमारी भलाई हो रही है, तो तंत्र के लिए कुछ जगह जो हैं वो मानक जगह हैं। जैसे आपने कामरूप कामाख्या कहा, वहाँ सिद्धपीठ है, तो लोग इधर से वहाँ जाते थे, तो साधना करने जाते थे। और साधना करने के 2-3 उद्देश्य हुआ करता था उनका, कि या तो वहाँ से सीख कर आए तो कुछ अच्छा काम करें, नहीं तो फिर किसी से बदला लेना है तो जाकर के सीखें। जैसे हमारे दुर्गा दयाल में, तो दुर्गा जब गए हैं, कामाख्या गए हैं, तो यही था कि मैं यहाँ ज़्यादा सिद्ध होके जाऊँ, ताकि बोहरा से मैं युद्ध कर पाऊँ और उसे तंत्र युद्ध में मैं जीत पाऊँ। तो इसी तरह जो भी सिद्धपीठ हैं जहाँ, तो वहाँ उस तरह की बात हुई है। लोग अपनी सिद्धि के लिए वहाँ गए हैं, और कमोबेश मुझे लगता है कि वह अंदर से, उनके अंदर, ये लोगों के अंदर यह भय रहता था कि तंत्र मुझे किसी मुश्किल से बचाएगा, और इस तंत्र का बहुत बड़ा स्कूल, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो, तो हमें वहाँ जाना चाहिए, इसलिए वो लोग जाया करते थे। अच्छा, इसी से लोक गाथा से एक सवाल ये है कि एक ही पात्र है लोक गाथा में जो कई लोक गाथाओं में आता है वो पात्र। जैसे अभी हम काम कर रहे थे तो दिखा कि लूली बाघिन बसौन में भी है, बख्तौर में भी है। जैसे नैना जोगिन, जैसे हिरिया झिरिया, जैसे सलहेश भी कई गाथाओं में आते हैं, हिरिया झिरिया। इस तरह के जो पात्र हैं, बहुत सारे पात्र जो कई लोक गाथाओं में उनका जिक्र होता है, उसका प्रसंग है, वो एक अच्छे पात्र हैं उस कहानी के अनुसार उसके लिए। तो इसका क्या कोई अंतर संबंध है इन सब के बीच का? मुझे लगता है इनके काम का जो, जिस कार्य और उद्देश्य के कारण इन पात्रों का प्रतिस्थापन हुआ है, और उसका जो प्रभाव के रूप में लोगों ने अपने अपने को एक सांकेतिक रूप से ये लिया है। अंतर संबंध की बात मुझे बहुत नहीं जच रही है, क्योंकि हिरिया झिरिया को ही लें या आप सलहेश को लें। सलहेश, मूल जो सलहेश की स्थिति है, उस समय सलहेश भलाई और शौर्य के प्रतीक के रूप में हमारे यहाँ लोक गाथा में आए हैं। तो ऐसे चरित्र और ऐसे पात्रों की प्रतिस्थापना करनी होती है जहाँ, तो हम लोग उसको उपमा और उपमेय के द्वारा भी करते हैं कि ये सलहेश की तरह ये हैं। लेकिन जब अंतर संबंध की बात तब मानी जा सकती है जब उनके काल, उनका दोनों का काल समान हो या बहुत नज़दीक का रहा हो, तब हम लोग ये मान सकते हैं। लेकिन दोनों का बहुत अलग अलग समय के कालखंड में लोग हुए हैं।
तो उस पात्र का मुझे नहीं लगता कि पूरा पूरा कोई अंतर संबंध होगा कि जाके वहाँ गया है। तो वो आने का क्या मतलब है? वो कालखंड को भी तोड़ के आ जाते हैं। जो शिव है, कई लोग गाथाओं में शिव दिखे, शिव आते हैं, प्रकट होते हैं, वो तो हम सवाल पूछ चुके हैं आपसे। जैसे सलहेश आते हैं, उसकी दीना भद्री की मदद करते हैं। हाँ, सलहेश वो मदद करते हैं। तो सलहेश का मूल चरित्र, मैंने यही कहा कि सलहेश का मूल चरित्र, सलहेश शौर्य और पराक्रम के प्रतीक के रूप में उभरे हुए हैं, लोगों की भलाई के लिए, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने के लिए उभरे हैं। तो जब जब ऐसी आवश्यकता हुई है, जहाँ जहाँ ऐसा हुआ, तो उस सलहेश के एक रूप में उनको प्रतिस्थापित किया गया है, मैं ऐसा जानता हूँ। अच्छा, अब एक जुड़ा ये है कि थोड़ा सा कुछ अपनी लोक गाथाओं में देखता हूँ कि अतिशयोक्ति और असंभव जो चीज़ें हैं उसका भी जिक्र होता है अपनी लोक गाथाओं में। जैसे 56 मन का धनुष और 84 मन का तीर। जैसे एक मैं देख रहा था, मुझे पता चला कि दीना भद्री की गाथा में तारी में सूअर का गर्म खून मिला करके भक्ता पीता है और फिर जा कर के वो भक्ति करता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बनती है, मतलब कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? कोई कुछ है इस तरह से चीज़ें? तो ऐसी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कोई है, और ये बिल्कुल अवैज्ञानिक चीज़ें हैं। हाँ, ये अवैज्ञानिक बातें हैं। कहा जाता है, जब इसमें मैं आपको दुर्गा दयाल में भी है कि वो जब गंगा रूठ के चली गई थी, गंगा को जब वो लेकर के आता है तो वही 80 मन के कुदाल भांज से उनके लिए बनाता है, महेंद्रगढ़ से आकर के यहाँ तक जो आया है, जो इतिहास में बातें आई है। तो वास्तव में वो 80 मन का उठाने को कहा जाता है कि इससे ये इतने बड़े मतलब पराक्रम, ये बलशाली हैं। उस चरित्र को बलशाली बनाने के लिए ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है कि भीममल जो था, जो वहाँ वो पूरे क्या कहते हैं, पशु के मांस शरीर में लपेट लेता था ताकि उससे कोई कुश्ती ही नहीं रहे मल्ल युद्ध में, तो उससे घृणा करे। तो ये सब सिर्फ उसके चरित्र के प्रतिस्थापन के लिए कि इतने बलशाली वो हैं, जो इतना बड़ा आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कितना होगा, और यह आपको एक उत्सुकता देगी, आपको आकर्षित करेगी, अरे ये इतने बड़े लोग थे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इस कहानियों में जो पाठकों को बांध करके रखने की जो एक कला होती है, तो उस तरह से इस सब का प्रयोग किया गया होगा कि चलो भाई समझा कि ये हमारे जो हीरो हैं वो इतने बड़े हैं। हमारे जैसे दुल्ला दयाल में जो है कि एक बार दुल्ला दयाल को पूरे कड़ियों में बांध दिया गया है और एक बार वो आवाज़ देता है कि सारी कड़ियाँ टूट जाती हैं। जैसे बहुत अधिक कुछ समय पहले जब एंग्री यंग मैन का ज़माना था तो बम्बैया फिल्मों में भी हुआ करता था। तो जस्ट मुझे लगता है ऐसी फैंटेसी है, वो कहने की बस यही बात होती है कि चलिए इतने बलशाली हैं, यही कहने की बात होती है। ये योगमल किराती का एक चर्चा है लोक गाथा में। ये किरात मतलब नेपाल से संबंध है इसका या कोई? किरात नेपाल से संबंध है। नेपाल से? हाँ, नेपाल से। किरात वंश के जो लोग हैं वहाँ से ही आए हैं। वो किरात वही है ना? हाँ, वही है। अच्छा, अब कुछ लोक गाथा देवताओं के साथ जो है भुइयाँ शब्द का इस्तेमाल होता है। ये बहुत सारे लोक गाथा, जैसे बसौन भुइयाँ, बख्तौर भुइयाँ, बाबा भुइयाँ। ये भुइयाँ शब्द का क्या मतलब है? भुइयाँ तो धरती जमीन को कहते हैं। अच्छा। हाँ, भुइयाँ हुआ जमीन, भूमि से निकल है। अच्छा। और यह एक तरह से यह कहें कि ये सब भूमि पर जो बातें हो रही हैं और यहाँ के लोगों की भलाई आदि के लिए जो कर रहे हैं उससे जोड़ के रखा जाता है। और भुइयाँ एक ये है, जमीन पर भी बिना मतलब शुद्ध पूरे के पूरे जमीन ही है। अच्छा। हम लोग भी कहते हैं, जब भी ये आम में मिथिला में भी ये चर्चा करे भुइयाँ पर बैसल से, माने जमीन पर, अखरिया जमीन पर बैठ सर, कोई चारपाई नहीं है, कोई कुछ भी बिछा उछा नहीं, पूर्णतः वो जमीन पर है। मतलब आपका संपर्क सीधा सीधा जमीन से हो रहा है। तो वह जमीन का आदमी है, वो जमीन के देवता हैं। अच्छा। इसलिए और जमीन से जोड़ने की बात जो होती है एक बहुत गर्व की बात होती है। इसीलिए लोग अपने देवताओं को जिसे बहुत प्यार करते हैं, उसी में लोग कहते हैं अरे भाई ये जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। तो देवताओं के लिए भी ऐसा मुझे लगता है कि इस तरह का प्रयोग हो रहा होगा। इससे जो है वो लोक गाथाओं और लोक जीवन का क्या संबंध है इसमें? लोक गाथाओं लोक जीवन का संबंध उसमें यह है कि जब जमीन की बात करते हैं और हमारा पूरा समाज जो रहा है प्रारंभिक दौर में वो कृषक समाज रहा है, तो उनके सारे तादात्म्य जो रहे हैं जमीन के साथ जुड़े हुए रहे हैं, और वहाँ से जो उनकी खुशी, वहाँ से जो उन्हें चीज़ मिलती है किसी को, उसी को लेकर के रचते हैं, बसते हैं, सब कुछ करते हैं।
दूसरा ये नहीं, मैं इस तरह के दूसरे भूइयाँ से अलग हटके मैं पूछ रहा हूँ कि लोक गाथा का जो है वो लोक जीवन से कैसे इसका एक जुड़ाव है। इसको थोड़ा सा यूँ कहें कि इसमें लोक जीवन की क्या ऐसी बातें हैं जो लोग इससे कनेक्ट करते हैं अपने आप को। देखिए क्यों कनेक्ट करते हैं, ये सवाल है, क्यों कनेक्ट करते हैं? वही कनेक्ट करने की जो दुख हर्ष और विषाद जो मानव जीवन के हैं, लोगों के हैं, उसी की बातें वहाँ कही जाती है। जब भी कोई कहानी होगी, किसी भी लोक देवता का सृजन होता है, तो निश्चित रूप से वहाँ एक प्रताड़ित लोगों का सृजन भी है, जो जिसकी वो भलाई करते हैं, जिससे वो दुख से बचाते हैं। और इस क्रम में जो जीवन शैली है, जो संस्कृति है वहाँ की, जो वहाँ का व्यवहार है, सारी बातें आती हैं उसमें विभिन्न लोक गाथाओं में। वहाँ के समाज का पूरा आप कहें कि हर एक तरह का जो समाज का, उसको क्या कहेंगे, सर्वथा जो भी बातें हैं उसके घर द्वार परिवार में हो रही है, वो सभी बातों की चर्चा होती है। सब मिल कर के एक क्राइसिस क्रिएट किया जाता है, या उस समय हो रहा होगा। जब हम लोक गाथाओं को इस तरह नहीं करें, जिस समय की थोड़ा पहले की बात सब सोचें, जब ये हुआ होगा उस समय कहें तो ये जिन परिस्थितियों में लोग जीते रहे होंगे, रस्ते बसते रहे होंगे, उन परिस्थितियों से जो उनका दर्द होगा, उसमें जो उनकी कुंठाएं रही होंगी, उससे जो उनमें विषाद अवसाद हुए होंगे, तब कोई कैरेक्टर खराब होता है कि भाई इनको बचाओ, कोई एक विरोध करने वाला या कोई होता है। इसलिए वो सब बातें जैसे ही आएंगी तो आदमी की अपनी बातें नितांत अपनी निजी चीज़ें लगेंगी, और वही निजी चीज़ है जो इसे शास्त्रीयता से अलग करती है इसे, और लोक में वो प्रचलित और कहें कि प्रशंसित भी है। जो उसके अपने मन की बात होती है, जो भी वो दिखता है कि मैं गांव में ऐसा कर रहा हूँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है और ये यहाँ भी दिखा रहा है, यही है, तो वो जोड़ देता है उसे। एक थोड़ा सा आधुनिक सवाल ये है कि लोक गाथा में ऐसा देखा जाता है कि अपनी पत्नी है उन नायक की, फिर भी वह दूसरी स्त्री से प्रेम करते हैं और उसके साथ जो है वो मतलब प्रीत लगाते हैं। बहुत सारे लोक गाथाओं में देखा गया है। तो क्या ये इसको किस रूप में देखा जाए, इस चीज़ को? क्या वो परकिया स्वकिया वाली बात है या कुछ इसका और मतलब है? मुझे लगता है कि ये उस समय में जो बहुविवाह प्रथा थी, उसी प्रथा को कमोबेश लेकर के लोग चले हैं, और इसमें अपनी मर्यादा को समझते हैं कि मैं बहुपत्नी रखने की जो बात होती थी, यही एक रूप इसमें आया है कि बहुपत्नी तो का जो रूप रहा है लोगों का था, वही रहा है। और कमोबेश ये सब बातें इसलिए रही है कि उतनी अशिक्षा महिलाओं में तो नहीं थी, पुरुषों में भी शिक्षा का अभाव रहा और इस बात को नहीं जानते। संपदा थी, कृषि कार्य करते थे, अन्न उपजाते थे, और कमोबेश आर्थिक उतना अभाव में नहीं रहते थे। हमें हाल की बात कहूँ, एक मतलब थोड़ा इससे विषय हो सकता है जुड़े। मैं जब 1981-82 की बात कहता हूँ, नेपाल में मैं एक गाँव के क्षेत्र में मैं शिक्षक हुआ करता था। उस समय मैंने कई नेपाली परिवार ऐसे देखे 3-3 शादियाँ कर रखी थी। पहाड़ से आया, ज़मीन बहुत ये कर लिया, यह 2-3 एक व्यक्ति ने 3-3 शादियाँ की, और न तो उनकी पत्नियों को कोई एतराज़ है, कुछ दिन यहाँ रहे, कुछ दिन सबको एक घर बना के रख दिया, पैसे हैं तो रह रहे हैं। तो ये बहु विवाह की जो प्रथा उस समय से चलती आई, इसको लेकर के स्वयं में गौरवान्वित होने की बात का एक उनके अंदर भी ये बात रही होगी, और दूसरा ये दिखाना है कि चलो भाई मैं ऐसा करता हूँ, यही चीज़ है। अच्छा, बहुत ये बातें आती है कि लोक गाथा में पशु पक्षी पेड़ ये भी एक पात्र होते हैं, इसका भी एक अलग महत्व होता है। इसका कोई लॉजिक है या तर्क है या कुछ, क्या इसकी क्या बातें बनती है? जो ग्राम्य जीवन की बात है, और जो पुराने लोग हैं वो पशु पक्षियों से बातें करते हैं, उनकी भाषा को समझते हैं, रहते रहते एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, और ये भाषाओं को समझने के क्रम में वो एक दूसरे को जब पालतू होते हैं उसके साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, तो एक दूसरे के स्वभाव वो पशु बोल नहीं सकता, लेकिन उनकी बातों को समझ करके एक्ट करता है वैसा। तो यह जो तादात्म्य लोगों का पशु पक्षी और प्रकृति से बनता चला जाता है, वही तादात्म्य होते हुए आ रहा है। और हमारे यहाँ मिथिला में या हमारे देश में ही कहें, बहुत ऐसी पक्षियाँ हैं जिनके बारे में कहा गया कि ये आकाशवाणी करती हैं या ये भविष्य जानती हैं। जैसे मणिपद्म ने अपने एक लोक गाथा दीना इसमें
दुलरा दयाल में एक काग की चर्चा की है उन्होंने। वो उससे उन्होंने कहा कि ये सर्वज्ञ काग है, कब बारिश होगी कब तूफान आएगा वो जानता है, और उस तरह वो काँव काँव करके करता है। और जो उसकी भाषा समझते हैं, वहाँ एक मंगल गुरु की चर्चा है, जो गुरु होते हैं अमूमन लोक गाथा में गुरु भी होते हैं ऐसे, तो जैसे पद्मावत में हाँ हीरा पद्मावती हो रहा है गुरु गुरु है। हाँ, तो उसी तरह वो जैसे ही काग कुछ बोलता है, काँव काँव किया, कितनी बार काँव काँव करता है वो तो वो जाने, लेकिन गुरु कहते हैं कि रुक जाओ, आज तुम्हें ये नहीं जाना, तुम काग कह रहा है ये होगा। और बाद में कथाकार वहाँ देखा कि इस तरह की घटना घटती है। तो पक्षियों से बात करने की भी परंपरा रही है लोगों की, उसकी भाषा हम न समझ पाएँ, लेकिन जो उनके साथ ग्राम्य जीवन में रहे हैं तो समझते हैं। और इसीलिए फिर वही बात वही मैं आना चाहता हूँ कि जो कहा कि जब उनकी अपनी बातें जहाँ आती हैं, जो शास्त्रीयता से अलग करती है लोग को उनकी अपनी बात कहने के लिए, तो स्वाभाविक है कि आनुषांगिक रूप से पक्षियाँ और प्रकृति आते ही हैं उनके साथ। अच्छा, एक ये भी है कि अच्छा सर, अच्छा ये हटके है थोड़ा सा, मालिनों का संबंध जो है, मालिन एक पात्र उसमें है। मालिन का संबंध जो है लोग, मतलब गाथा लोग गाने वाले लोग जादू टोने से जोड़ देता है। इसका कोई कुछ पुराना ही संबंध है, या मालिन जादूगरनी ही होती है, या मालिन का क्या वो पात्र कैरेक्टर है? देखिए, मालिन के संबंध में मैं जो जानता हूँ, हो सकता है मैं नहीं सही नहीं भी हो पाऊँ, लेकिन मालिन पूर्णतः मुझे लगता है कि यह डाइन योगिन और इस तरह के पात्र नहीं होती है। वो मालिन का हमारे यहाँ जो मिथिला में प्रचलन है, फूलों बगीचा फूल है जो ला करके लोगों के यहाँ देना, इसका मूलतः पेशे के अनुसार वह यह कार्य रहा है। चूँकि मिथिला में जो शाक्त परंपरा है, शक्ति की पूजा की परंपरा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस बात से जोड़े जाते रहे होंगे कि मालिन आई है तो ये करे, मलिनियाँ ऐसे बोलती है। या किसी किसी क्षेत्र में जहाँ जैसी बात आपने कही, किसी क्षेत्र में ऐसा है कि जैसे लोग गाथाएं बदलती जाती हैं, कथानक भी बदलते हैं, तो कहीं किसी हो सकता है किसी क्षेत्र में ऐसे पात्र हों, वो तो मैन टू मैन वैरी करता है कि अच्छे लोग भी तंत्र सीखते हैं तो उसमें हो जाते हैं, तो कहीं से ये बात आई होगी। लेकिन मुझे जो लगता है वो यही है। ऐसा मालिन है तो वो जादूगरनी होगी, उसका संबंध में मोरंग और कामरूप से जो है वो कामाख्या जादूगरनी होगी कि अगर जादूगरनी होगी तो वहाँ होगा, क्योंकि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वही है। कामरूप, कामाख्या और मोरंग, यही है। मोरंग दरअसल है क्या, मुझे लगता है कि हम मोरंग को ये तंत्र में से कितना संबंध है ये मुझे नहीं लग रहा है। मैं इस बात को नहीं पचा पा रहा हूँ, क्योंकि मोरंग की जो चर्चा जहाँ भी आई है तो रोजगार के लिए लोग मोरंग जाते थे। और मोरंग वास्तव में नेपाल का मोरंग जिला है। भारत से लोग, मिथिला से लोग मोरंग जाते थे रोजगार की तलाश में, पहले वहाँ रोजगार हुआ करते थे। मोरंग नेपाल में है? मोरंग नेपाल, आसाम में है? मोरंग नेपाल का मोरंग जिला है। अच्छा, ओहो, मुझे लग रहा था ये मोरंग जो विराटनगर जो अभी वर्तमान विराटनगर है, वो विराटनगर जिला मोरंग अभी भी है। अच्छा, तो उसको चूंकि घर से बाहर जा रहे हैं तो परदेश के रूप में भी लोग मोरंग को लेते हैं। रोजी रोटी की तलाश में जब वहाँ कमाने जाते हैं, जिस तरह आज लोग दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, जो आज के लोग हैं, उस समय तो मोरंग में ऐसा कुछ नहीं मुझे लगता है कि डाइन जोगिनों का या तंत्र का बहुत बड़ा कोई गर्व ऐसा रहा होगा। जहाँ हाँ कामरूप कामाख्या है, वहाँ ये बातें हैं, और भी जगह हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि मोरंग में भी डाइन जोगिन बहुत हुआ करते थे। गीत हमारे गीतों में कि जट जटिन में है, मोरंग के डेनिया जोगिनिया रे लोटियो आवे नहीं देते रे जटा। तो उसके कुछ बाद के वक्त को जब हम देखते हैं वहाँ के लोगों में, तो नेपाल की पृष्ठभूमि में ही अगर आप देखें तो तंत्र और देवी देवता में प्रमुख वहाँ रहे हैं, अभी भी हैं। ये वर्तमान क्या कहते प्रगतिशीलता और बहुत प्रगतिशील क्या कहते हैं राजनीतिक पार्टियों के बावजूद ये चीज़ें अभी हैं, और पलड़ा उन्हीं का भारी है। तो बहुत पौराणिक काल में ऐसी बात नहीं है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है कि नहीं रहा होगा, ये होगा। लेकिन मोरंग नेपाल में अपने यहाँ एक गाथाओं में और भी एक चीज़ है जो लोगों, जैसे कोई नायक है तो खलनायक को इस तरह मारता है, या मान के चलिए कि काट करके लटका दिया, हत्या कर दिया, और उसको विभत्स तरीके से मारा जाता है। पूरे गांव के, जैसे बख्तौर का सुन लेते हैं, दीना भद्री में ही सुन रहे थे,
उसको घुमा घुमा करके मारता है, पूरे गांव वाले मिल करके मारते हैं और फिर उसको लटका देते हैं। तो इस तरह से कुछ बहुत सारे लोक गाथाओं में विभत्सता भी आती है। तो इसका कोई इसका क्या, इसको क्या समझा जाए? क्योंकि हम आज के समय में सोच रहे हैं तो हमको लग रहा है कि उसका हो सकता है कि कोई उसका अपना रूप रहा हो। ये इस तरह बुरी तरह पीटना, मारना और मारते मारते कमोबेश मार देना भी, मार करके, तो वो कमोबेश समाज में यह एक वो संदेश देना चाहता है कि इस तरह के कर्म करने वालों के साथ क्या हो रहा है, ताकि आगामी समय में कोई इस तरह के काम न करें, कोई ऐसे अनीतिगत काम न करें। यही बात हो सकती है कि इसका परिणाम इतना बुरा तक हो सकता है। बस केवल परिणाम दिखाने के अलावा तो और कोई नहीं ये रहा होगा। दूसरी चीज़ यह भी है कि चलो अब हमारा ये दुश्मन है तो ये बचे नहीं, कारण कमोबेश जो भी पुरानी और ऐतिहासिक बातें हैं, जो भी गाथाएं हैं, जितनी कहानियां हैं, उसमें तो एकोहम द्वितीयो नास्ति वाली बात है। जब मैं हूँ तो मैं हूँ, अपने पास तो किसी और के रहने की बात है नहीं। और पराक्रमी हूँ तो मेरा पराक्रम लोगों को स्वीकार करना है। तो इसीलिए ऐसा मैं जानता हूँ कि होता हो। शुक्रिया सर।